एक बार अपना नाम बिना बताए संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से संबंध रखता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर में कंप्लीट किया। उसके बाद सर मैंने 2021 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से 2021 में हिस्ट्री में कंप्लीट किया। उसी समय 2021 में ही मैंने यूजीसी नेट हिस्ट्री से क्वालिफाई किया। सिविल सेवा परीक्षा में मेरा प्रथम प्रयास एवं प्रथम विद्यार्थी। ये बताइए, अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति जी ने फिर से शपथ लिया। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर। और शपथ का वर्णन कहाँ पे है? सर, शपथ का वर्णन सर आर्टिकल में अनुच्छेद है सर। आर्टिकल सर मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद सर आर्टिकल 55 में सर। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में। अनुच्छेद 60 में। क्या आप उस सॉरी सर। आर्टिकल का जो शपथ है वो बता पाएंगे? जी नहीं सर, सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। राष्ट्रपति जब रिटायर होते हैं तो अभी के जो राष्ट्रपति हैं, मतलब भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, जैसे पेंशन, वेतन भत्ते, ये सब कुछ आपको पता है? जी हाँ सर, पेंशन पेंशन मिलता है सर। उसके अलावा सर एक आवास सरकार की तरफ से मिलता है। इसके अलावा सर एसपीजी सुरक्षा भी मिलता है। अच्छा, राष्ट्रपति को एसपीजी सुरक्षा मिलती है? सर जी सर। तो राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक होते हैं वो किस लिए होते हैं, अंगरक्षक दस्ता? सर, जब वर्तमान में राष्ट्रपति कार्यरत होता है तब अंगरक्षक दस्ता उनके साथ में सुरक्षा के लिए होता है। जब राष्ट्रपति सर रिटायर होता है तब कुछ समय के लिए एसपीजी का प्रावधान है सर। जब अच्छा, और तक कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है और पेंशन कितना मिलता है इस समय वर्तमान में? सर पेंशन का सर, सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर रहा। और वेतन? सॉरी सर, रिकॉल। आज इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है, क्या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं? जी हाँ सर। सर आज 26 जुलाई सर, आज कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस। कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में आप जानते हैं? जी हाँ सर। थोड़ा सा बताइए। सर कैप्टन विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट थे और पहले भारत के ऐसे लेफ्टिनेंट थे जिन्हें युद्ध स्थल पर ही कैप्टन की उपाधि से नवाजा गया था। और उन्होंने कारगिल विजय दिवस में टोलोलिन हिल और टाइगर हिल पर कब्जा किया था और इसी कब्जे के दौरान ही वो वीरगति को प्राप्त हुई। राहुल सर, आप पढ़ाई के अलावा क्या करते हैं खाली समय में? सर खाली समय में क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना सर। क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना। जी सर। माने कल सुबह क्रिकेट का आयोजन कराना है आपको, एक मैच कराना है अपनी कॉलोनी में, आप क्या क्या प्लानिंग करेंगे? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया सर, कॉलोनी। कल सुबह आपको अपने कॉलोनी में क्रिकेट का आयोजन कराना है, आप क्या क्या प्लानिंग करेंगे उसके लिए? सर सबसे पहले तो मैं ये चयनित करूंगा कि किन दो टीमों के बीच में क्रिकेट मैच कराना है। और अगर वो टीमें पहले से ही वेल स्टेब्लिश्ड हैं, यानी कि वो टीमें पहले से ही स्थापित हैं, सिर्फ मैं उन दोनों के जो कैप्टन हैं उनको मैं सूचित करूंगा। इसके अतिरिक्त जिस ग्राउंड पे मैच कराना है उस ग्राउंड की देख रेख करूंगा, सारी सफाई, और जो क्रिकेट की फील्ड है वो देखूंगा कि क्रिकेट की फील्ड जो आदर्श क्रिकेट की पिच होनी चाहिए वो ठीक है कि नहीं। उसमें कुछ सुरक्षा के भी सर इंतजाम करूंगा। सुरक्षा के इंतजाम करने के साथ साथ जो बाउंड्री वॉल होती है उसको मैं ठीक से घेरेबंदी करूंगा। जो बॉल जो बाउंड्री पे टच होती है वो चारों तरफ से बराबर है या नहीं है, उसके अतिरिक्त दर्शकों को बैठने की सुविधा भी मैं करूंगा। इसके अतिरिक्त कमेंट्री करने के लिए भी कुछ जो भी उचित प्रावधान होंगे। चलिए ठीक है। आज एडीआर की एक रिपोर्ट आई, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो एसोसिएशन है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार यूपी में करीब 66 ऐसे एमएलसी हैं जो कि करोड़पति जी हैं। सर। जी सर। इसके संदर्भ में आपको समस्या कहाँ नजर आती है?
सर समस्या सर यही कि राजनीति के क्षेत्र में कई बार ऐसा देखा जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में अवैध माध्यम से भी धन का आवागमन होता है। एक सर ये कारण है। दूसरा ये कारण है कि जब राजनीति में जो आम आदमी का प्रवेश ही अब औसत से कम होता है, तो राजनीति में सर वही व्यक्ति वर्तमान संदर्भ में भारतीय राजनीति में वही प्रवेश कर रहे हैं जो एक धन से संपन्न व्यक्ति है। उसका कारण ये है कि सर जो आजकल चुनावी खर्चा है वो ठीक से रेगुलेट नहीं हो पाता है। तो जो पार्टियां भी जिन जिन व्यक्तियों को वोट देती हैं वो दो मुद्दों पर आधारित होता है। या फिर वो एक कोई फेमस पर्सनालिटी हो या फिर उसके पास धन बल बहुत ज्यादा हो, क्योंकि चुनावी खर्चे में अगर वो अपने अपोजिशन से पीछे रह गया तो चुनाव हारना उसका तय रहता है। तो यही दो कारण मुझे सब समझ में। मानिए आप डीएसपी हैं जी सर। और आप एक ऐसे जिले में कार्यरत हैं और जहां पर चुनाव होने वाला है। आप जी सर। चुनाव से एक दिन पहले एक जो स्थापित सरकार है अभी उस राज्य में, उसके जी एक सर। प्रत्याशी के द्वारा गाड़ी में बहुत सारे कैश देखते हैं। आप क्या जी सर। कार्रवाई करेंगे? सरकार की तरफ से आप पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस पर कोई भी एक्शन ना लीजिए, इसको नजरअंदाज करिए। आप क्या एक्शन लेंगे वहां पर? सर सबसे पहले तो क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसा दबाव बनाया जा रहा है, तो जिस भी व्यक्ति के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है जिस वेले में उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करूंगा। क्या वो किसी संवैधानिक पोस्ट पर है या फिर सिर्फ किसी राजनीतिक दल से संबंध ही रखता है। अगर वो राजनीतिक पोस्ट पर है और उस पर उसका मेरे ऊपर दबाव बनाने का कोई अधिकार है, तो उससे मैं लिखित में सूचना दूंगा कि आप लिखित में दीजिए कि मुझे इस गाड़ी को के पास नहीं जाना है या कार्रवाई नहीं करनी। और सर मुझे लगता है कि 99% संभावना है कि वो लिखित आदेश नहीं दे पाएगा, तो मैं सिर्फ कार्यवाही करूंगा। कार्यवाही करने के तहत मैं उस गाड़ी को रोक करके उसकी वीडियोग्राफी मैं के पास गाड़ी के पास करूंगा, ताकि मेरे पास गाड़ी पकड़ते वक्त सबसे पहले उसके गाड़ी का जो नंबर होता है वो मैं नोट करूंगा। और आजकल उसमें वाईफाई अपने साइड से डिस्कस है कि उनके साइड से? नहीं नहीं, अपने साइड से सही है, क्योंकि तो उसके बाद घटना का मीडिया से परिचित करवा। ठीक है, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो गई थी, बस ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आप ये बताइए मुझे, मेटावर्स क्या है? मेटावर्स बहुत न्यूज में सर रहा। ऑडियो थोड़ा सा सर क्लियर नहीं है। सर थोड़ा सा ऑडियो क्लियर नहीं सर। हाँ, मेटावर्स क्या है? आपने नाम सुना है मेटावर्स का कभी? सर मेटा मेटावर्स। सॉरी सर नहीं सुना। मेटावर्स का नाम नहीं सुना आपने? ओके। क्रिप्टो करेंसी जानते हैं आप क्या है? जी हाँ सर क्रिप्टो करेंसी अवगत है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? सर क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी का डिजिटल फॉर्म होता है जो डिसेंट्रलाइज होता है। सर डिजिटल फॉर्म का मतलब है कि ये भौतिक रूप से हमारे सामने उपलब्ध नहीं होती है, बल्कि डिजिटल फॉर्म उपलब्ध होती है, पहला बिंदु। सर दूसरा बिंदु है कि डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब किसी भी देश की केंद्रीय कंट्रोल। दूसरा ठीक है। इसकी जो इसकी सर जो सप्लाई होगी, जो मांग और आपूर्ति के नियम के आधार पर इसका कीमत पर तय होती है। सर तीन बिंदु मुझे अब याद आता मानिए आपको व्यापार करना है, आपको बिजनेस करना है, तो आप क्रिप्टो करेंसी में करना पसंद करेंगे या फिर आरबीआई की जो नॉर्मल रुपए करेंसी होती है उसमें? है। सर अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो चूंकि आरबीआई की सख्त गाइडलाइन है कि क्रिप्टो करेंसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि आरबीआई का इसे निषेध करने का अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी मैं आरबीआई के जो दिशा निर्देश है वहीं का पालन करूंगा। इसमें सर अभी बहुत ही जोखिम है और इस पर रिसर्च भी होना भी बाकी है। क्या ये पूर्णतः सेफ है या नहीं है ग्राहकों को या व्यापारियों के लिए। तो मैं अभी भी आरबीआई के द्वारा जो जारी मुद्रा है उसी पे व्यापार करना पसंद अभी रिसेंट में भारत के फ्लैग कोड में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं? जी सर। सर फ्लैग कोड 2002 में दो अमेंडमेंट। सर अमेंडमेंट का कारण है कि हर घर तिरंगा अभियान। पहला अमेंडमेंट हुआ है कि अभी तक केवल हाथ से बने तिरंगे को ही फहराने की अनुमति। अब पॉलिस्टर यानी मशीन से बने और पॉलिस्टर के तिरंगे को भी फहराने की अनुमति दे दी गई। सर दूसरा अमेंडमेंट ये हुआ है कि सर अभी तक सिर्फ सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के समय में ही तिरंगा फहरा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद
सामान्यतः या अनिवार्यतः कह सकते हैं कि प्रत्येक विद्यालय एवं ऑफिस में तिरंगे को हटाने का या उतारने का ससम्मान प्रावधान था, लेकिन अब हम 24 घंटे तिरंगा फहरा सकते इस अमेंडमेंट के कुछ ड्रॉबैक बता सकते हैं आप मुझे? हैं। सर, ड्रॉबैक पहले से हम ये मान कर नहीं चल सकते कि ड्रॉबैक होगा। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ तब एक जो ड्रॉबैक निकलने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई भी व्यक्ति ठीक से जागरूक नहीं है, वो ध्वज संहिता की बेसिक नियम भी उसको नहीं पता है, तो हो सकता है कि वो तिरंगा फहराते वक्त वो तिरंगा जमीन से छू जाए, या फिर तिरंगे को उल्टा फहरा दे। ऐसी कुछ आपको संभावनाएं ऐसा हैं। नहीं लगता है कि हम जहां पहले सिर्फ खादी के बने झंडों को प्रमोट कर रहे थे, एक तरफ हमारा डिपार्टमेंट, हमारा पूरा सरकार खादी के वस्त्रों को प्रमोट कर रहा है, वहीं पर हम झंडे को अब खादी के नॉन खादी मटेरियल से बनाने को कह रहे हैं, तो ये खादी की जो हमारी एक पहल है उसके अगेंस्ट नहीं आपको लगता है ये चीजें? सर, मुझे लगता है कि खादी के बारे में सरकार ने वैसे भी बहुत सारे अच्छे प्रावधान किए हैं। सिर्फ एक प्रावधान जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बहुत सकारात्मक कदम है, इसकी वजह से सर खादी में कोई आमूलचूल गिरावट आएगी, इससे मुझे मैं सहमत नहीं हूँ कि खादी में कोई आमूलचूल लगभग गिरावट आएगी। कितने झंडे यूपी में फहराए जाने का लक्ष्य है? सर, मुझे संख्या का आइडिया नहीं है, लेकिन सर 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में प्रत्येक परिवार एक झंडा फहराना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो 19 करोड़ पॉपुलेशन है, तो मुझे लगता है कि सर 19 करोड़ को 4 से भाग दें तो उतने ही परिवार होंगे, तो उतनी झंडे सब फहरा परिवार जाएंगे। नियोजन का बहुत ज्यादा उत्कृष्ट एग्जाम्पल आप देने का प्रयास कर रहे हैं, बट ठीक है। ठीक है। मॉकडिंग से क्या समझते हैं? सॉरी सर, ऑडियो क्लियर नहीं सर। सॉरी सर। ये कह रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं ना, तो जी सर, जी सर। मॉकडिंग से आप क्या समझते हैं? माउंटेन, जी सर। सर, अभी हाल ही में पिछले महीने आईसीसी ने ये बोला है कि माउंटेड को पूरी तरह से वैध करार दिया है आईसीसी के नियमों के तहत। अब क्या होता है कि सर कोई भी बॉलर यदि बॉल करने जा रहा है, डिलीवरी करने जा रहा है, तो उससे पहले ही अगर कोई नॉन स्ट्राइक का बैट्समैन क्रीज छोड़ देता है तो व्यक्ति या बॉलर उसको आउट कर सकता है, और वो वैध रूप से आउट करार दिया जाए। आपके हिसाब से आईसीसी ने इसको बैन कर दिया है, मॉकडिंग को? नहीं सर, बैन नहीं किया, अनुमति दे दी है कि ये अब। हाँ, अब इसको रन आउट की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, कोई जी नहीं। सर, रन और आउट। कुछ और भी क्या रूल चेंज किए गए हैं इसी के साथ क्रिकेट में? जी हाँ सर, अभी प्रायोगिक रूप में एक रूल और चेंज किया गया है, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं हुई। क्लब मैचों में और आईपीएल था वो ये, अगर कोई व्यक्ति कोई बैट्समैन स्ट्राइक एंड से शॉट खेलता है और बॉल हवा में जाती है, उस बीच में अगर वो स्ट्राइक चेंज कर देता है, तो जो नया बैट्समैन आता था अभी तक नॉन स्ट्राइक पर रहता था, लेकिन अब अनिवार्य है कि वो स्ट्राइक पर ही जाएगा। लेकिन अभी वो आईपीएल और क्लब मैचों में है, शीघ्र ही वो मुख्य धारा में आएगा। ठीक है, इसके साथ दो रूल्स और चेंज किए गए थे। एक तो जो गेंद पे थूक लगा के फेंक रहे थे, तो उसको अब गेंद से जी हाँ सर, छेड़छाड़ में शामिल कोविड कर की दिया गया वजह है। से। और जी सर। रिप्लेसमेंट जो खिलाड़ी होते थे, तो उसमें रूल ये बन गया कि अगर बैट्समैन को रिप्लेसमेंट करेंगे तो बैट्समैन ही बुलाएंगे, बॉलर करेंगे तो बॉलर बुलाएंगे। इसके पहले रहता था आप जिसको चाहे बुला ले, केवल कैप्टन की अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, तो ठीक है, अब थैंक हम यू लोग सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प क्या है? सर, ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश की एक योजना है जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार से संबंधित है, और इसके में मुख्य जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को दी गई है। सबसे लोकप्रिय प्रावधान मुझे लगता है कि जो ग्राम प्रधान है वो इसकी उसकी निगरानी में शिक्षा व्यवस्था में जो स्कूल का अवसंरचना है, वो स्कूल की जो सिस्टम है उसमें सुधार की कल्पना की गई है। ऑपरेशन कायाकल्प के फायदे क्या हो सकते हैं अगर इसको सक्सेसफुल तरीके से लागू कर दिया गया तो? सर, सबसे बड़ा फायदा तो जो ग्राम प्रधान को इन्वॉल्व करना। सर, कोई भी योजना अगर हम स्थानीय स्तर पर लागू करें, अगर डिसेंट्रलाइज वे में लागू करेंगे, तो उसके सफल होने के प्रतिशत हमेशा ही बढ़ जाते हैं सर। और दूसरा सर, एजुकेशन सिस्टम में देखा गया है कि जितनी भी नई एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, अभी जितने सुधार आए हैं, जो रूट लेवल पर, जो जमीनी स्तर पर जो सुधार है, उससे अभी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था वंचित रही है। तो ऑपरेशन कायाकल्प इस संदर्भ में एक दूरगामी एवं सकारात्मक कदम हो सकता है। अभी रिसेंट में आईएसएफआर रिपोर्ट आई है, आप बताएंगे कि यूपी का फॉरेस्ट कवर कितना है? जी हाँ सर, IFSR 17 की रिपोर्ट आई है सर। उसके अकॉर्डिंग यूपी का जो फॉरेस्ट, यानी इसमें वन और वृक्ष दोनों शामिल है, 9.9% है सर। पॉइंट का सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 9.3 या 13 ऐसे कुछ है सर, 9%। 2x2 अवार्ड से क्या समझते हैं? T x 2, 2 गुड़े 2, T गुड़े 2। ठीक है, हाँ।
जी सर, ये सर टाइगर को दोगुने करने से संबंधित है कि जो एक ये पहल है जिसमें जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, इंडिया और ईस्ट एशिया के कुछ देश है, शायद 13 से टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, इसमें टाइगर की संख्या को दोगुना करना लक्ष्य। कि किसी ऐसे टाइगर रिजर्व को भारतीय जिसको दिया गया हो सॉरी सर, मैं ओके। recall नहीं कर पाया। यूपी गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि वर्ष 2024 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। हम लोग अगर जी हाँ देखें सर। तो यूपी में नवाचार की समस्या है, लगभग लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी समस्या है, एग्रीकल्चर जी भी हाँ। संघर्ष कर रही है। ऐसे में जी सर। वो संभावनाएं क्या है जिस आधार पर यूपी गवर्नमेंट ने इस टारगेट को बना लिया है, या केवल मतलब एक लिखित लिख दिया कि भाई हम 2024 तक 1 ट्रिलियन कर लेंगे? जी हाँ सर, मुझे लगता है कि सिर्फ ये औपचारिकता नहीं, बल्कि इस संदर्भ में अगर बजट 2022-23 देखेंगे तो बहुत ही संभावना वाला बजट लगता है मुझे। और मुझे लगता है कि अगर इस बजट को हूबहू ठीक से कार्यान्वित कर दिया गया तो हम बिल्कुल इस संदर्भ में सकारात्मक कदम उठा पाएंगे। उदाहरण के तौर पर यूपी देश का पहला प्रदेश बन गया है जहाँ पर 5 एक्सप्रेसवे अगले ही साल संचालित हो जाएंगे। इससे निवेश को सर बढ़ावा मिलेगा, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र जो यूपी का सबसे पिछड़ा भाग था, वहां पर 4-5 प्रावधान किए गए हैं जो निवेश को बढ़ावा देंगे और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की मदद करेंगे। सर अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रावधान बताना चाहूँ। अच्छा, इसमें क्या केन बेतवा लिंक परियोजना भी कुछ मदद कर सकती है? जी हाँ सर, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र का जो मुख्य पिछड़ेपन का मुख्य कारण है वहाँ का पठारी क्षेत्र होना और वहाँ की भौगोलिक और जलवायु समस्या होना, जिसका ठीक परिणाम निकल कर आता है सिंचाई व्यवस्था में कमी। केन बेतवा लिंक से बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या दूर होगी, जिससे पेयजल तो उपलब्ध होगा ही होगा और साथ में सिंचाई व्यवस्था भी उन्नति की तरफ बढ़ेगी। ये, एकाना स्टेडियम का नाम सुना है? जी हाँ सर, लखनऊ में सर। जी। अभी हाल ही में एकाना स्टेडियम क्यों न्यूज में थी? सर इकाना स्टेडियम में जो नवगठित सरकार है उसका शपथ समारोह इसलिए न्यूज में अच्छा था, और ठीक है। इससे पहले न्यूज में था इसको सरकार ने अफगानिस्तान का होम ग्राउंड डिक्लेयर कर दिया था। तो ये दो सबसे अच्छी घटनाएं मुझे लगती हैं इकाना स्टेडियम। यूपी गवर्नमेंट अभी जो चुन के आई है, ये इसके पहले ऐसी कौन सी सरकार थी जो 5 वर्ष का कार्यकाल अपना व्यतीत की हो और दोबारा इलेक्ट होके आई हो? सर 32 वर्ष पहले या 37 वर्ष पहले ऐसा हुआ था शायद सर। मैं नाम ले पा रहा हूँ, श्रीमान एनडी तिवारी जी की सरकार देखिए, दोबारा। रिपीट तो लोगों ने किया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा भी किया हो और वापस फिर से चुन के आया हो। तो ये पहली बार हुआ है, ठीक है, कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद कोई रिपीट करा। रिपीट किए हैं लोग, लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके नहीं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है। अ, थैंक यू सर। इसके बाद हमको ये था कि यूपी में कितनी विधानसभा सीटें हैं? सर यूपी में 403 विधानसभा सीटें। एसटी वर्ग को कितनी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है? सर एसटी वर्ग, सीटों में जी। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा ठीक है, 2 सीट का रिजर्वेशन दिया गया है एसटी वर्ग को, और एससी वर्ग को 84 सीट का। ठीक है। और नेक्स्ट मेरा थैंक यू। क्वेश्चन है कि अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है हेल्थ इंडेक्स पे, और ये इंडेक्स कहती है कि यूपी को बड़े राज्यों की सूची में सबसे लास्ट रैंक देती है। नीति आयोग की एक और रिपोर्ट आई है कुपोषण के क्षेत्र में, उसमें भी यूपी को सबसे लास्ट रैंक मिलता है। तो जाहिर सी बात है, हेल्थ और कुपोषण का एक दूसरे से जुड़ाव तो वैसे भी है। आपको हाँ क्या सर। लग रहा है कि क्या वो रीजन है कि यूपी इन दोनों में नीचे है? अगर हम लोग को चांस मिले कुछ ऊपर करने का, भूमिका निभाने में, तो क्या ऐसा हम लोग सुधार करें कि यूपी की इस इंडेक्स में कुछ सुधार आए अगली बार? सर मैं 2-3 समस्याएं याद कर पा रहा हूँ और इन तीनों ही समस्या का समाधान मैं बताना चाहूँगा। सर पहली समस्या है जनसंख्या की वृद्धि। हमारी सरकार के पास जितने संसाधन हैं उसकी तुलना में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हुई है, जिस वजह से गरीबी कुपोषण सा समस्या है। और इसका समाधान अगर मैं कहूँ तो यूपी सरकार ने हाल ही में जनसंख्या नीति, उन जनसंख्या विधेयक के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रण करने के जो प्रभावकारी उपाय किए, इसका लाभ मिल सकता है। सर दूसरा बिंदु कि जो जो ग्रास रूट लेवल पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, खासकर जो आशा बहू का प्रावधान है और जो आंगनबाड़ी क्षेत्र का प्रावधान है, वहां पर उनको पर्याप्त सैलरी नहीं मिलती।
इस बजट में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी सैलरी को बढ़ाया गया है और अब वो 1500 रुपए उनको दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अतिरिक्त सर आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं उनको लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स का वितरण किया गया है, जिससे उन सशक्त तो होंगे ही, साथ में पोषण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन चलिए और बता दीजिए। और ऐतिहासिक काल के पूर्व के ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में है? सर पूर्व ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल? स्पष्टीकरण चाहूंगा। इतिहास मतलब आप पाषाण काल और हड़प्पा पीरियड के ऐसे कौन कौन से स्थल है जो आपके उत्तर प्रदेश में है? जी सर, मैं हड़प्पा काल, पहले सर पाषाण काल करूंगा। पाषाण काल में सर्वाधिक लोकप्रिय था भित्ति चित्र, जो भीमबेटका में है। भीमबेटका से ठीक समानता रखने वाले मिर्जापुर में सोहागी घाट में भी भित्ति चित्र मिले, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये पाषाण काल का सर एक उदाहरण याद आ रहा है। इंडस वैली में तो सर 5-6 साइट जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर मेरठ का आलमगीर और बागपत का सनोदी, और इसके अतिरिक्त सर सहारनपुर का बड़गांव, और सहारनपुर बड़गांव सर, ये ठीक है, चार कोई याद। बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ये बताइए, अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ और 5 ही दिन में एक्सप्रेसवे बह गया। क्या जी एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ है? सर, जब तक जांच होकर के स्पष्ट परिणाम नहीं आ रहा तब तक मैं इस पर नहीं बता सकता निश्चित तौर पर कि घोटाला हुआ है या फिर एक एक सामान्य प्रक्रिया है। सरकार की तरफ से और जो कंपनी की तरफ से ये पक्ष दिया गया है कि जब भी कोई एक्सप्रेसवे बनता है, बनने के तुरंत बाद अगर बहुत ही तेज बारिश हो जाती है तो कहीं कहीं पर अगर वो उसमें गिरावट आती है, यानी वो खिंचता है, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। और ऐसा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में भी देखा गया था। और अभी इसमें जांच होना बाकी है सर। जांच का निर्णय आने के पश्चात ही घोटाले के संदर्भ में कोई मैं टिप्पणी कर पाऊंगा। ठीक है, अभी मंकी पॉक्स बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। क्या है ये मंकी जी हाँ सर। पॉक्स? सर मंकी पॉक्स वायरस यूरोप के 80% देशों में फैला है। वहां से सर यूएई यानी मिडिल ईस्ट में है, और मिडिल ईस्ट से इंडिया में है। इंडिया में अभी तक सर 4 केसेस आए, 3 केरला में और एक दिल्ली में। सबसे बड़ी चिंता की बात है जो दिल्ली का केस है, उस केस में विदेश यात्रा से उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं था। इसका मतलब है कि ये भारत में आ चुका है। इसका सर इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 14 दिन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब वायरस आपके अंदर प्रवेश करने के बाद वो अपने अभिलक्षण कब दिखाता है, वो 14 दिन बाद दिखाता है। सर ये एक डीएनए वायरस है। ये भारत के लिए संतोषजनक बात है। तो पहला कि ये डीएनए वायरस है, इसलिए इसका म्यूटेशन आरएनए की तुलना में 3-10 से नहीं होगा, जिसका कोविड में होता था। दूसरा, चूंकि हमारे पास चेचक का सफल टीका है, तो अगर हम स्मॉल पॉक्स टीके को इसमें प्रयोग लाते हैं तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि 80% केस सिर्फ इसी से ठीक हो जाएंगे। तो ये दो हमारे लिए राहत की बात है। ये बताइए, ये जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों की परिभाषा कैसे तय होती है भारत में? सर संविधान में अल्पसंख्यकों की परिभाषा के संदर्भ में संविधान 9, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णयों से अल्पसंख्यकों की परिभाषा आज तय नहीं। सबसे मेजर जो लैंडमार्क डिसीजन था वो टीएम पाई केस था। टीएम पाई केस ने ये बताया था, और उसको कई बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को दोहराया थी, जो पिछले दिनों की चर्चा में था, कि प्रत्येक राज्य ही इकाई होना चाहिए अल्पसंख्यक का निर्धारण करने के लिए। उदाहरण के तौर पर नॉर्थ ईस्ट के 5 ऐसे स्टेट हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक। उसी तरह पर हर एक राज्य में संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण होना चाहिए। क्या आप नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके कोई ऐसे 2 राज्य बता सकते हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो? सर एक राज्य याद आ पा रहा है, पंजाब। जम्मू कश्मीर? हाँ सर, थैंक यू सर। सर जम्मू कश्मीर भी दूसरा था जहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक। लोकसभा में जो आरक्षण होता है वो ओबीसी को कितना मिलता है? हाँ, सर लोक सेवा, सर हाँ सर, लोक सेवा में सर 27% आरक्षण। नहीं नहीं, लोकसभा ओबीसी। में, लोकसभा चुनावों में ओबीसी को आरक्षण मिलता है? जी हाँ सर। कितना परसेंट? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। और एससी एसटी सॉरी को? सर। जी हाँ सर, SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलता है सर आरक्षण। और राज्यसभा में? जी हाँ सर, राज्यसभा में भी। सॉरी सर, राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान
सॉरी सर, मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक। इग्नू से आपने बताया कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जी हाँ सर। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? सर इग्नू की स्थापना इग्नू एक्ट 1985 से श्रीमान राजीव गांधी सर का। अच्छा, इग्नू की बात जब की जाती है तो ओपन शिक्षा में तो बहुत बड़ा नाम है, ओपन स्कूलिंग में। जी सर। लेकिन जी प्राय सर। निकल के सामने आता है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो इग्नू के कारण कमजोर हो रही है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? जी नहीं सर, मैं बिल्कुल असहमत हूँ इस तरह से, क्योंकि आज भी यहाँ तक कि जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, सिविल सेवा परीक्षा, वहाँ के जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो भी इग्नू के नोट्स को प्रेफर करते हैं अपना कंटेंट इंग्लिश में। तो मैं बिल्कुल इस तरह से असहमत हूँ कि सर इग्नू की नहीं नहीं, परीक्षा मैं भी इग्नू के कंटेंट पे बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा कि मुझे अगर इग्नू में एडमिशन लेना हुआ तो मेरी तो स्कूलिंग हुई नहीं, हाँ सर। तो जो मेरी पढ़ाई की गुणवत्ता है वो कैसे बनाए रखी जाएगी? सर अगर हम नियमित तौर पर उनका जो वीकेंड का क्लास है वो अटेंड करें, और साथ में उनका जो सिलेबस है उसको ईमानदारी से उसके नोट्स के थ्रू अगर हम पूर्ण करें, तो हम अपनी शिक्षा गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। और सर ओपन लर्निंग की तो यही विशेषता ही है कि हम अफोर्डेबल एजुकेशन के साथ साथ सुदूर बैठ कर भी और साथ में जॉब में रहते हुए या जॉब की तैयारी करते हुए भी परीक्षा को पास कर सकते हैं और अच्छे अंक भी ला सकते ठीक है, तो अभी आपको हम 5 मिनट में और हैं। आपको इंटरव्यू, पिछले इंटरव्यू की अपेक्षा। सर सबसे मुझे जो एम्बेरसिंग लगा कि आर्टिकल मुझे आज से 6 महीने पहले आर्टिकल नंबर 1 से 395 एक साथ रखे थे, आज मैं शपथ का आर्टिकल में भूल गया, और क्योंकि कोई आज बात नहीं, मॉन्टी का ही दिन है। इतना चलता है। बात ये है कि जी सर। मतलब वैसे बताने को कुछ नहीं है, आपका इंटरव्यू परफेक्ट रहा है, लेकिन कुछ चीजें देख लीजिएगा। जी सर। जैसे लोकसभा और जी राज्यसभा सर। में आरक्षण, तो लोकसभा में तो आरक्षण मिलता है लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है। ठीक है, तो ओके ये सर। सब ब्लंडर से बचना है। और राज्यसभा में किसी को आरक्षण नहीं मिलता है, वो जी सीधे सर। राज्यों की सभा है, राज्य का मतलब है। ठीक है, जी हाँ। राज्यसभा पे आरोप भी लगता है कि ये उच्च जातियों की सभा है। ठीक है, तो अच्छा। उसके लेके परेशान नहीं होना है। अल्पसंख्यकों के बारे में आपने बिल्कुल सही बताया था। 5 पूर्वोत्तर जी के सर। राज्य थे, 3 जो है जी। पंजाब, जम्मू कश्मीर और एक केरल, केरल नहीं, ओके सर। लक्षद्वीप। मतलब 3 इधर हैं और अच्छा। 5 उधर, 8 राज्यों में अल्पसंख्यक मानने की बात की गई है। तो ये सब आपका तैयार था। बाकी तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वाला भी जो शुरू में बना है, नया बना है, इस वजह से खराब हुआ है, तो उसका कारण हाँ पता सर। लगाएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। बाकी सब आपका ठीक था हाँ सर। जवाब। उन्नाव वाले पे पिछली बार इंटरव्यू में प्रश्न हुआ ही था, जो उन्नाव हाँ रेप सर, उन्नाव वगैरह का ये सब था, तो उस सब के जवाब थोड़ा सा उन्नाव और तैयार कर हिस्ट्री लीजिएगा। ऑफ। और बाकी आपका सारे जवाब बहुत अच्छे थे, संतुष्ट करने लायक जवाब थे आपके। ठीक है, मतलब आपके जितने भी जी सर। सिचुएशनल केस पूछे गए थे, सबके रिप्लाई आपके अच्छे थे। मतलब मुझे एक बात नहीं समझ, मेटावर्स नहीं पता है आपको, एक बात देख लीजिएगा, मतलब क्योंकि साइंस इन टेक का चर्चा का विषय बना हुआ है मेटावर्स। मेटावर्स। हाँ, मेटावर्स, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न मेन से बन सकता है, और इंटरव्यू का हॉट टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार उसको देख ओके लीजिएगा। सर। बाकी क्रिप्टो करेंसी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्रिकेट से प्रश्न को तैयार करिएगा, मैंने कई सारे ट्रांसक्रिप्ट देखा अभी, तो क्रिकेट जो भी बता रहे हाँ हैं उनसे हाँ। प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो क्रिकेट से एक बार ओके। देख लीजिएगा आप, क्योंकि मैं देख रहा था, पूछा था जी। प्रश्न कि धोनी के शॉट का टेक्निक क्या होता है, जो हेलीकॉप्टर शॉट को मारते हैं उसके पीछे तकनीक क्या है। तो ऐसे हाँ से एक सर, आध बता प्रश्न सकते हैं पूछते हैं सर। वो लोग। ठीक है, तो तैयार करके जी रखिएगा। सर। हाँ। ओके। बाकी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा था आपका। ओके सर, अगर मैंने कुछ पिछले डाउट इंटरव्यू हो में गए ही तो बोला था मुझे आपसे कि व्हाट्सएप पे पूछ। जी, आपकी आवाज नहीं बोली। सर अगर कोई डाउट होगा इस इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग, तो क्या मैं व्हाट्सएप पे पूछ सकता हूँ क्वेश्चन जाने हाँ से पहले? हाँ, निशांत कोई सर से अगर। कांटेक्ट कर लीजिए आप प्रॉपर, बिल्कुल। ओके। आप निश्चिंत होकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिससे भी अगर आपको टीम में बात करने की, आपको उससे बात करा दीजिएगा। ठीक है, अगर जो भी होगा, चाहे ओके वो सर। इस क्वेश्चन या जो भी हो। ठीक है, देखिए मैंने ओके। पिछले इंटरव्यू में ही आपसे बोला था कि ऑप्शनल के जवाब आपके अच्छे थे, तो मैं इस बार ऑप्शनल के क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ठीक है, जी पिछली बार जी मैं जी यूपी सर। जो करंट वगैरह था वो नहीं पूछ पाता, तो इसलिए मैं इस बार करंट पे ही फोकस रहा। ठीक है, अच्छी बात है कि करंट की नॉलेज अच्छी है, और अगर उससे कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो भी हैंडल कर जाएंगे। जैसे मिशन जो कायाकल्प वाला था,
आपने इजिली वहां भी हैंडल किया, ठीक है। तो कई जगह पे तो मेरा मानना है कि फैक्चुअली से अगर वो थोड़ा भी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो वहां भी आप इजिली हैंडल कर जाएंगे। तो मेरी तरफ से तो कुछ भी सुझाव नहीं है, यही है कि सब मजेदार है, ठीक है। और मतलब उम्मीद रहेगी आपका कि रिजल्ट बेहतर रहेगा, ठीक है, निश्चिंत। मतलब इंटरव्यू सर की वजह से तो रिजल्ट मेंस पे अगर कोई आँच नहीं आएगी। हाँ मेंस अगर अच्छा रहा तो सर कोई ना कोई रैंक आना हाँ, है। एकदम ये निश्चित है बहुत कि नीचे से इंटरव्यू की पहले ही वजह दे से दे रैंक। रिजल्ट पे कोई आँच नहीं आने वाली है, ठीक है। और आप बहुत यंग है और हाँ अभी तक के मतलब सारे मॉक में सबसे अच्छा रहा आपका मॉक, ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बिल्कुल। सर मैं सर रमन सर मेरे आपसे एक प्रश्न है। जी सर जी। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कितने तिरंगे फहराए जाएंगे। सर डेटा तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये है कि एक बार हर देख परिवार लीजिए, में अगर नहीं दो एक याद है कोई फहराना बहुत है। बड़ी बात नहीं है। देखिए एक बात समझिएगा, तो आपसे सारे डाटा याद करने की उम्मीद पैनल नहीं करता। नहीं याद ओके आ रहे हैं, सिंपल समझिए सर, मुझे फैक्ट नहीं याद है, मैं जाकर के एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। तो 2 करोड़ का शायद टारगेट है, कम्युनिकेशन एक बार स्किल। चेक कर लीजिए। ओके सर कम्युनिकेशन स्किल में ठीक है सर। हाँ हाँ, बोलने बहुत का जो अच्छा है, तरीका मतलब है। आपकी बहुत अच्छा है, ओके स्किल्स बहुत अच्छी है, ठीक है। ओके सर प्रेजेंटेशन आपका बहुत ठीक अच्छा है रहा। सर। मैं निशान सर से ठीक है, कांटेक्ट कर लूंगा कोई अगर क्वेश्चन ठीक मेरा है होगा। एकदम। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। इंटर